हेलो जी, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत है इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। और हम पढ़ने जा रहे हैं 2024 के लिए आपकी बोर्ड की तैयारी का सबसे जबरदस्त सेशन, सबसे जबरदस्त चैप्टर। और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे वीडियो को। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। दोस्तों को बता दीजिए, नए सेशन के स्टार्ट करने का सबसे उचित समय आ चुका है और यही वो टाइम है जब हमें सबसे बेहतर तैयारी करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अगला टॉपिक। इससे पहले की वीडियो आपने देख चुकी होगी, मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट ही बनवा दिया है नए कोर्स का, तो आप सारी वीडियो साथ में मेरे साथ देखते रहिए। हम धीरे धीरे करके एक बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे। आज चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 है और आज मैं आपको बताऊंगा परागण के बारे में। इससे पहले तक मैंने जितने भी क्लासेस ली हैं उन पे मैंने आपको कुछ कुछ बेसिक पॉइंट कवर करवा दिए थे। जैसे बेसिक पॉइंट में क्या था, जैसे कि नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, नर जनन तंत्र में परागण का निर्माण कैसे होता है, मादा जनन तंत्र में सब चीजों का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। और ये सारी चीजें जो बताई थी वो बताई थी इस चैनल पे। इसका नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी, जो आपके लिए आपकी बोर्ड की, आपकी नीट की तैयारियों को, बायोलॉजी की तैयारियों को धार देने के लिए बनाया गया है। अगर आपको पसंद आए वीडियो, हमारा पढ़ाना, बात करना, कुछ भी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। हाँ, आपको पढ़ाई हुई हमारी सारी पीडीएफ जो है वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप इसे भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको हमारी पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो। आते हैं पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट पे मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया था। सबसे पहले उसका एक कंक्लूजन दे देता हूं आपको कि हमने पढ़ा क्या क्या था। मैंने पुष्प के बारे में सबसे पहले आपको बात की थी। सबसे पहले मैंने आपको पुष्प के बारे में बताया था कि पुष्प क्या चीज होती है। और फिर पुष्प के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि नर जनन तंत्र कौन सा है, मादा जनन तंत्र कौन सा है, और नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या क्या जनन अंग कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया था। होप सो आप बहुत बढ़िया क्लियर समझ रहे होंगे और अपने आप को धोखा नहीं दे रहे होंगे। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये सब कुछ बात मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है। रिकॉल करिए जनन तंत्र कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से भाग आते थे, नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग आते थे। खुद से एक बार अपना रिवीजन जरूर करते रहें, बिना रिवीजन के ये चीजें भूल जाती हैं। इतिहास गवाह है कि कुछ चीज़ों को भूलने में समय नहीं लगता। लोग बड़े बड़े इतिहासकारों को भूल जाते हैं, मूवीज़ को भूल जाते हैं, गाने भूल जाते हैं, तो ये तो फिर भी पढ़ाई है। इंटरेस्टिंग तो कई लोगों को लगती ही नहीं, तो आपको इसे रिवीजन तो करना ही पड़ेगा बच्चे, नहीं तो आप सिर्फ अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं। अब पॉइंट पे बात आते हैं। नर जनन तंत्र में बहुत कुछ हमने किया था और अंत में हमने बनाया था नर युग्म कोद्भिद। होप सो अभी तक आपको ये बात याद होगी कि नर युग्मकोद्भिद जो था वो था बेटा परागण, परागकण, है ना। ये परागकण जो था वो नर युग्मकोद्भिद था। और जो मादा जनन तंत्र के अंतर्गत बनाया था मैंने मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद ये जो बनाया था ये भी आपको पता होगा, जैसे हम कहते हैं बीजांड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जब नीट के लेवल पे अपन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अगर नर में ये भाग है तो मादा में कौन सा भाग होगा, ये आपको पता होगा। ये सारी प्रक्रिया हमने फॉलो की थी, नर युग्मकोद्भिद बनाने की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। ठीक है। प्रकृति में लघु भाग जो है वो नर को दिया गया है, बीजाणु जनन हमने कहा था। और हमने यहां पर कहा था इस प्रक्रिया का नाम जिसके थ्रू बीजांड का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हमने कहा था गुरु बीजाणु जनन, कहा था गुरु बीजाणु जनन कहा था। सारी वीडियो आप लोग एक बार प्यार से देख लीजिएगा। सारी पॉइंट है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी कि वाइट बोर्ड का इशू आ रहा था, वाइट बोर्ड में बच्चों को पता नहीं, बड़ा मसला हो जा रहा था, तो मैंने ब्लैक बोर्ड कर दिया है। सो सॉरी अगर आपको किसी इशू आए हुए हो, तो अब हमने ब्लैक बोर्ड यूज किया है, तो आपको वो आंखों में चमक आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे ऐसी कल्पना हो रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि यार लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन हो गया था, बीजांड बन गया था, सब कुछ पता था। अगर आपको पता होगा कि बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश था, बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश था वो हमने लास्ट पॉइंट पे पढ़ा था कि वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियेटेड स्टेज है, 8 केंद्र की अवस्था में है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये अवस्था है, ये आप याद कर चुके होंगे अभी तक। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने इसका अच्छा खासा रिवीजन भी कर लिया होगा कि इतनी अवस्थाओं में था। क्योंकि किसी भी प्रक्रिया को पढ़ने से पहले, किसी भी कार्यक्रमों को पढ़ने से पहले, अब चैप्टर का अगला भाग आएगा जिसमें हम प्रक्रियाओं पे बात करेंगे।
कि प्रक्रिया कैसे होती है, मतलब नर वाला भाग मादा भाग से मिलता कैसे है, क्योंकि जनन में यही सब कुछ होता है, एक नर का मादा से मिलन, ये जनन का मेन पार्ट होता है। तो मिलन जो होगा वो किन किन चीज़ों का मिलन होगा, कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको डायग्राम और उनकी संरचनाओं को पूरी तरह से याद होना चाहिए, तब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये दो चीजें बन के तैयार हैं, सब कुछ रेडी है, बस मिलन की तैयारी है। पौधों में मिलन को हम क्या कहते हैं? पौधों में जो मिलन की प्रक्रिया होती है वो कुछ ऐसी होती है जिसे हम परागण कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं? परागण। सो परागण है क्या भाई? अब आपको पता है जैसे कि कुछ पौधे एकलिंगी होते हैं, कुछ पौधे द्विलिंगी होते हैं। कमेंट सेक्शन पे मुझे जवाब बताइएगा अगर आपको पता हो तो, कि कौन कौन से पौधे हैं जो एकलिंगी हैं, कौन कौन से पौधे हैं जो द्विलिंगी है। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तब तक आप वीडियो के अंत तक मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। आप मुझे बताइए ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके पुष्प में नर और मादा जननांग एक साथ पाया जाता है, और ऐसे कौन से पौधे हैं जिसमें नर और मादा जननांग अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा जरूर, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। अब परागण पे आते हैं। तो यार अगर मान लेते हैं कि एक पुष्प है जिसके पास, या पुष्प का कोई भी भाग है, जस्ट लाइक कि ये पुष्प का भाग है हमारे पास, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड वगैरह होंगे, और यहाँ पे हमारा नर वाला भाग है। जस्ट लाइक कि मान लो अगर दोनों एक में ही है तो ये द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है, इसके पास द्विलिंगी पुष्प है, और इसी को द्विलिंगी है, और इसी को हम कह सकते हैं द्विलिंगाश्रय। द्विलिंगाश्रय, क्योंकि दोनों लिंग का आश्रय है, दैट्स वाई द्विलिंगाश्रय। ये दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर द्विलिंगी है क्यों? क्योंकि नर वाला भाग भी है और मादा वाला भाग भी है। अब सवाल ये है जनाब कि हमारा जो परागकण है वो तो इधर पे बना था, जो हमारा परागकण है वो इधर पे बना था, इधर पे बना था, इधर पे बना था, यहाँ चीज बनी थी। और जो बीजांड है, मतलब जो 8 सेल 7 न्यूक्लियर स्टेज, एंटीपोडल, यहाँ पे एग, ये 2 कोशिकाएं, आपको ये सब पता होगा, ये तो इधर पे है। ये इधर से इधर पहुंचेगा कैसे? ये इधर से इधर पहुंचेगा कैसे? तो सवाल कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई साहब यहां से ये जो भाग है हमारा, जिसे हम कहते हैं पुंकेसर, पुंकेसर से फूट के, टूट के, विदलन होकर जैसे भी विमुक्त होगा, यहां से विमुक्त होकर, ये फॉर्मूला है, आप अपनी भाषा में नियम बना सकते हैं, अपनी भाषा में आप पॉइंट बना सकते हैं। विमुक्त होकर यहां से किसी ना किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है बेटा? वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो ये जो संरचना है ये है वर्तिकाग्र, क्योंकि डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता ना भाई, गेट ये है इसका, यहां पहुंचेगा, उसके बाद किसी प्रक्रिया के थ्रू यहां पर पहुंचेगा, लेकिन वहां से पहुंचने से पहले उसे इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अब ये रास्ता कौन तय करवाएगा? क्योंकि ये चल तो सकता नहीं, दिमाग तो होता नहीं इसके पास में, और कोई तरीके है नहीं। और क्या हो सकता है कि यहां से निकले और यहां पर पहुंच जाए? इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागकणों का पुंकेसर से या परागकोश से, जिसे अपन कह सकते हैं, जिसे परागकोश कहते हैं असल में, कि परागकोश से निकला ना वो तो, ठीक है, तो वो परागकोश से निकला, और परागकोश से निकलने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये परागकोश है, पूरा भाग पुंकेसर कहलाता है। सो परागकोश से निकला, विमुक्त हुआ और वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। एक बार रिपीट करिए, लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो, जब पुष्प का भाग मैं बता रहा था कि इसके पास टोटल 4 लेयर होती हैं। इनके पास जो परागकोश होता है इसके पास 4 परत होती हैं, बाहर से बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, मध्य परत और टैपेटम लेयर। टैपेटम का काम होता है परागकोश के अंदर जो परागकण बन रहा है उसको ऊर्जा देना, उसको न्यूट्रिशन देना, उसकी ख्याल रखना उसका। लेकिन उसकी बाहर की 3 परत का काम होता है सुरक्षा देना, कि जब तक फूटने को ना कहा जाए तब तक मत फूटना, और जब कहा जाए कि फूट जाओ तो फूट जाना। यही होता है सुरक्षा का काम। तो वो बाहर की 3 परत जो है ना, आफ्टर मैचुरेशन, परिपक्व होने के बाद फट जाती है। क्या बोला मैंने? परागकोश की आखिरी 3 परत कौन कौन सी है? कमेंट सेक्शन पे एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि बाहर की 3 परत कौन सी है। बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा और मध्य परत, ये तीनों फट जाती हैं। जब ये फट जाती हैं तो अच्छा, ये काम भी पूछा जाता है नीट में कि बाहर की 3 परतों का काम क्या है या पूरी परतों का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जब वो फटती हैं तो ये विमुक्त होता है, निकलता है अंदर से, परागकोश ऐसा बाहर निकल जाता है। अब बाहर तो निकल गया, लेकिन अभी मामला कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसे यहां से यहां पहुंचना है।
तो इसीलिए मादा वाला भाग एक भी बनेगा तो चलेगा, लेकिन इसे बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। प्रकृति ने मनुष्य को या खासकर नर को बोलना चाहिए ऐसा जिम्मेदारी वाला काम दिया है कि तुम्हें फटना भी है और उसके बाद यहां से यहां तक पहुंचना भी है। अगर नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी किस्मत खराब है और तुम मर जाओगे। तो नर वाला भाग के पास बड़ी जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी को यहां से यहां तक पहुंचाना है। अब सोचो, ना हाथ है, ना पैर है, ना दिमाग है, जाएगा तो जाएगा कैसे? इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं और यही इंटरेस्टिंग एक जबरदस्त प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब भाई साहब, अगर 3-4 तरीके हैं, या तो वो हवा से उड़ के जा सकता है, या तो वो पानी में है तो पानी के थ्रू जा सकता है, या तो कोई ना कोई कारक लगेगा। कारक मतलब जैसे मधुमक्खी है, कुछ चिड़ियां हैं, कुछ और भी मतलब कीट होते हैं जो ये काम करते हैं कि इधर भी आते हैं इधर भी जाते हैं, तो वो ले जाते हैं। तो ये अपना काम किसी न किसी कारण से किसी न किसी का उपयोग करके करवाते हैं। इसी प्रक्रिया को परागण कहते हैं। आइए देखते हैं इस बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट को एनसीईआरटी ने कैसे एक्सप्लेन किया, क्योंकि अंततः आपको एनसीईआरटी की लाइन पता होनी चाहिए। जो मैंने बताया वो तो एक कहानी है, उसको एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करती है आइए समझते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, परागण, पॉलिनेशन, बहुत इंटरेस्टिंग प्रक्रिया। और फूल को या कहना चाहिए कली को फूल में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रक्रिया का हम सहारा लेते हैं, और ये वो प्रक्रिया है जिससे हम सब कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग, पराग कणों का पराग कोश से झड़कर, अब ये झड़ने का मतलब समझना कि झड़ने का मतलब होता है 3 परतों का फटना। 3 जो परत हैं उनका फटना, वो टूटेंगी तभी निकलेगी। अब वो 3 परत कौन कौन सी है, यही आपको जवाब देना है कि 3 परत कौन सी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विच वन फर्स्ट, विच वन सेकंड, विच वन थर्ड, ये बताइए। उसके बाद वहां से स्त्री केसर, स्त्री केसर मतलब फीमेल वाले भाग में, और सबसे पहले कहां पर आ रहा है, वर्तिकाग्र में। उनका ग्राही कौन है, वर्तिकाग्र है। तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। तो ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, और जो मैंने आपको समझाया वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप उसे समझ सकते हैं। बढ़िया। अब यहां से वहां तक जाने की जो प्रक्रिया है वो किन किन कारणों से होगी, इस पे कोई साइंस है क्या? बहुत बड़ा साइंस है। आइए बात करते हैं कैसा साइंस है। देखो यार, अगर यहां से वहां तक जा रहा है तो हमारे हिसाब से 2 कार्यक्रम है। एक को कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है यार कि देखो, एक ही पुष्प है, एक ही प्रकार के लोग हैं, उनका आपस में मिलन हो गया तो स्वपरागण हो गया। अगर बाहर वाले से कोई मिलन हो गया तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परपरागण। शब्द ही अपने आप में सब कुछ बता रहा है। स्वपरागण, परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। हम इसे एक वर्ड देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एंड दूसरा वर्ड दिया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे, और आज हम सिर्फ इन 2 बिंदुओं पे डिस्कशन करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हम किन बिंदुओं पे कहते हैं? जब हमको ये पता होगा ना, तब हम अगले टॉपिक को जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिर हमें कठिन नहीं लगेगा, वो फिर हमें आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब होता है समान आनुवांशिक पदार्थ वाले, समान आनुवांशिक पदार्थ। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, एक पौधा है मान लो, ठीक है। एक पौधे की एक कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ दूसरी का कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ समान होता है। मेरे इस हाथ का आनुवांशिक पदार्थ इस हाथ से समान होता है, एकदम समान है। पूरे पौधा जितना बड़ा है वो सारा आनुवांशिक पदार्थ समान होगा, ये पक्की बात है। समान आनुवांशिक पदार्थ वाले, समान आनुवांशिक पदार्थ वाले वाले 2 ही चीज हैं, कौन कौन? परागकण, ठीक है, परागकण एवं मतलब परागकण एवं दूसरा जो बीजांड है, या स्त्री केसर बोल सकते हैं, या वर्तिकाग्र बोल सकते हैं। वर्तिकाग्र कह सकते हैं क्योंकि वर्तिकाग्र में ही जा रहा है वो। वर्तिकाग्र के मध्य परागण अगर होता है, मध्य परागण होगा, ये पहली चीज हो गई। अब सवाल ये आता है कि ये समान आनुवांशिक पदार्थ होगा कैसे? तो समान आनुवांशिक पदार्थ होगा एक ही पादप में जो पुंकेसर है वो भी होना चाहिए, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, मतलब नर वाला भाग भी उसी में होना चाहिए और मादा वाला भाग भी उसी में होना चाहिए। स्त्री केसर होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। यही इसका लॉजिक है। जब दोनों एक ही एक में रहेंगे तभी कार्यक्रम हो पाएगा। बहुत बढ़िया। परपरागण पे आते हैं। जब आप परपरागण पे पहुंचेंगे तो आप ये चीज देखेंगे, असमान आनुवांशिक पदार्थ वाले,
असमान आनुवांशिक, यार देखो जीन अलग है तो परपरागण हो गया। आनुवांशिक पदार्थ वाले वाले क्या कहना चाहिए, परागकण, परागकण एवं स्त्री केसर के मध्य होगा, या वर्तिकाग्र, वही है वर्तिकाग्र के मध्य होगा। ये दूसरी बात हो गई, मध्य परागण होगा। ये सवाल हो गया। अब मसला ये है कि यार मतलब अलग अलग पादप में, अलग ऐसा कह सकते हैं, अलग अलग पादप में, अलग अलग पादप के मध्य होगा। तो दो पादप के मध्य होगा, ठीक है, दो पादप के मध्य होगा। अब जब जहां तक हम ये जान रहे हैं कि यार ये दोनों समान आनुवंशिक पदार्थ है, तो समान, एकदम समान, समान संतति बनेंगे। जो बच्चा बनने वाला है, जो आगे भ्रूण बनने वाला है, जो पौधा बनने वाला है, समान संतति बनेंगे, ठीक है, समान संतति बनेंगे। इसे अपन समयुग्मता कहते हैं, मतलब एकदम समान, एकदम एकदम एक जैसा। लाल फूल है तो लाल फूल ही निकलेगा, और अगर बिल्कुल अंतर नहीं आएगा, आकृति भी लगभग लगभग एक जैसी रहेगी। इसमें बदलाव आता है, इस प्रक्रिया में बदलाव आता है। बदलाव क्यों आएगा? क्योंकि भाई कहाँ दूसरा नर दूसरी मादा उनके बीच में क्रॉस होगा, तो कुछ ना कुछ तो अलग तो बनेंगे ही बनेंगे, कुछ ना कुछ तो अलग बनेंगे ही बनेंगे। और जब ये अलग बनेंगे तो इसी को परपरागण कहा जाता है। कि दो, सीधा सा कॉन्सेप्ट यार, एक लाल फूल एक सफेद फूल है, क्रॉस करो कुछ तो नया बनेगा, तो वो परपरागण हो गया। एकदम समान। अब एक ही पौधे में तुमने लाल पीला तो नहीं देखा होगा जनरली, तो एक ही कुछ पौधों में होता है, पर ज्यादातर पौधों में जो जनरली बनाए जाते हैं प्राकृतिक तरीके से, ऐसा नहीं होता। सारे पौधे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अगर एक पौधा है तो उसका सारा बीज फल वगैरह वगैरह एक जैसा दिखता है, उसका आनुवंशिक पदार्थ भी समान होता है, तो स्वपरागण हो गया, परपरागण हो गया। अब सवाल ये है कि एक ही पादप और अलग अलग पादप के बीच में जो परागण होता है, क्या हम उसको और भी भागों में बांट सकते हैं? तो यस, हम उसे और भी भागों में बांट सकते हैं। अब आप बताना मुझे कि इनमें से कौन स्वपरागण के अंतर्गत आएगा और कौन कौन परपरागण के अंतर्गत। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला चीज आता है, जब हम इसे क्लासिफाई करते हैं तो पहला वर्ड आता है स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। अब ये क्या मसला है भाई? ऑटोगैमी मतलब ओवरऑल तीन प्रकार के परागण होते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ओवरऑल तीन प्रकार के परागण, वैसे वो स्व और पर तो हो गया, वो तो पौधे के आधार पर हो गया। एक और चीज होती है प्रक्रिया के आधार पर। तो पहला होता है बेटा स्वयुग्मन। ये तीन में से कौन स्व है कौन पर है आप मुझे बताना, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है सजात पुष्पी। दूसरा वर्ड क्या होता है बेटा? सजात पुष्पीय परागण। और तीसरा होता है जिसे अपन कहते हैं परपरागण, स्वयुग्मन, परयुग्मन। परयुग्मन ये है परयुग्मन, ये भी है स्वयुग्मन, ठीक। अब शब्दों को समझो और इन शब्दों के आधार पर पहचानो कि कौन स्वपरागण है और कौन परपरागण है। इन परागण में क्या अंतर है और इनके अंदर का फिर साइंटिफिक रिलेशन हम पढ़ेंगे कि इनके पीछे साइंस या एनसीईआरटी क्या कहती है। बहुत ध्यान समझना। स्वयुग्मन का मतलब ये है कि मान लेते हैं एक पुष्प है, ठीक है, एक पुष्प है, एक ही पुष्प है, ध्यान सुनना, एक ही पुष्प है, ये इसका वर्तिकाग्र है और अंडाशय वगैरह है, और ये है। तो आप ये बोलेंगे एक ही पुष्प के मध्य, एक ही पुष्प के मध्य, पहले शॉर्टकट पढ़ लो ना यार, तब तो डिटेल पढ़ोगे ना लल्ला। तो पहला हो गया एक ही पुष्प के मध्य परागण हुआ, ठीक है। तो एक ही पुष्प के मध्य परागण तब ना होगा जब वो द्विलिंगी होगा। जब वो क्या होगा? द्विलिंगी। तो ये सब में नहीं होता। जो द्विलिंगी होते हैं, नर और मादा, ई ठहरा नर और ई ठहरा मादा, दोनों के बीच में परागण होगा, तो ये परागण स्वयुग्मन परागण कहलाता है। बढ़िया है, दोनों का आनुवंशिक पदार्थ सही है। आप बताओ ये स्वपरागण में आएगा कि परपरागण में आएगा? बढ़िया हो गया। दूसरे पे आ जाओ। अब आगे सजात पुष्पी परागण में। सजात पुष्पी परागण में क्या हुआ कि मान लेते हैं ये पौधा है और ये पौधे का एक पुष्प है। एक मिनट, ये पौधे का एक पुष्प है, ये वर्तिकाग्र है और ये मान लो ये पुंकेसर है। दूसरा पुष्प यहां पर बनाते हैं, ठीक है, ये दूसरा पुष्प है, इसकी ये वर्तिकाग्र है और यहां से ये पुंकेसर है और ये पुंकेसर है। दिखाई दे रहा है? दो अलग अलग पुष्प आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक पुष्प ये है, पुष्प नंबर 1, और ये है पुष्प नंबर 2, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर कभी ऐसा हो कि ये वाला जो
पुष्प है, ये वाला जो पुष्प है ये इधर पे जाए। तो यहां पर एक लाइन आती है, दो पुष्पों के मध्य। एक लाइन क्या आती है? दो पुष्पों के मध्य, परंतु आप ये बोलेंगे परंतु एक ही पादप में हुआ। तो अब मुझे बताओ, पादप एक ही है, पादप एक ही है, लेकिन पुष्प दो अलग अलग हो गए। पहले पुष्प एक था, अब पुष्प दो अलग अलग पुष्प हो गए। तो ये कौन सा परागण हुआ? स्वय की पर परागण? मैं अंत में बताऊंगा, आप मुझे अभी कमेंट करके बताते रहो, ठीक है? तो ये दूसरा हो गया सजात पुष्पीय परागण, दो पुष्पों के मध्य परागण। बढ़िया। अब तीसरे बिंदु पे आते हैं। तीसरा बिंदु हुआ परयुग्मन, पर परागण। अब ये एक पौधा है, इसका मान लेते हैं ये जो वर्तिकाग्र है, ठीक है, और मान लो इसमें पुंकेसर हो या ना हो, ये एक पुष्प है, ठीक है, ये एक पादप है और ये दूसरा पादप है, ये दूसरा पादप है और वो दूसरी तरह है, थोड़ा दूसरा अलग अलग टाइप का है, ठीक है, ये हो गया। और इसके पास पुंकेसर हुआ। दो अलग अलग पादप दिख रहे हैं ना। अब दो अलग पादप है, वो पादप नंबर 1, ये पादप नंबर 2 मेरे लाल। अब इनके बीच में परागण, मान लो ये यहां से गया और ये इसके पास में चला गया, तो यहां पर एक लाइन आती है, दो पादप के मध्य, दो अलग पादप के मध्य। जब दो अलग पादप के मध्य परागण होगा तब इसे कहेंगे भाई पर परागण, और इसे परयुग्मन कहा जाएगा। परयुग्मन का परागण है ये, आधार है परागण को देखने वालों का, देखने वालों का। तो देखेंगे लोग तो इतना ही देखेंगे कि या तो एक पुष्प है, या तो एक पादप है, और या तो दो पादप है। देखने वाले तो यही कहेंगे, वो कहते हैं ना, एक ही गोत्र में कर लो, या फिर एक ही जात में कर लो, या फिर दो अलग अलग धर्म में कर लो। जैसे होता है ना, ह्यूमंस में भी ऐसे होता है, दो अलग अलग धर्म हो गए तो इंटर रिलीजियस विवाह हो गया, वो अंतर धार्मिक विवाह, ठीक है। फिर दो अलग अलग कास्ट में कर लिए तो अंतर जातीय विवाह कह देते हैं उसे, और एक में ही कह दिए तो अरेंज मैरिज हो गई, बस हो गया। तो विवाह के जैसे प्रकार हैं, वैसे ही पुष्पों को भी हमने बांट रखा है कि आपस में क्रॉस कर ले पुष्प ही पुष्प में। तो बढ़िया, एक ही पुष्प में घर का ही है, सब कुछ आजू बाजू है, परागण कर लिया, स्वयुग्मन परागण। अब एक पुष्प दूसरे पुष्प से, पौधा लेकिन एक ही है, पौधा लेकिन एक ही है, दो पुष्प में कर लिया, सजात पुष्पीय परागण है, और दो अलग अलग पादप के मध्य कर लिया तो परयुग्मन है। अच्छा, अलग अलग पादप, ऐसा नहीं कि एक संतरा है तो एक मौसम्मी है, या संतरा है तो दूसरा सेब है, एक ही पुष्प, एक ही प्रकार है वो, ठीक है। ये हो गई बात। अब तुम मुझे बताओ कि इनमें से ये जो हमने पढ़ा है, ये जो हमने पढ़ा है स्वपरागण और परपरागण, इस आधार पर कौन कौन स्वय है, कौन कौन परपरागण है, आपको पता है? चलिए डिस्कशन करते हैं। देखो भाई, ये वाला देखो, स्वयुग्मन, एक ही पुष्प है। जब पुष्प एक है तो आनुवंशिक पदार्थ अलग कैसे होगा? तो आप इसे कहना कि यह भी एक प्रकार का स्वपरागण है। यह भी, ये पूछा जाता है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है? स्वपरागण है, ठीक। सजात पुष्पीय परागण, पौधा एक ही है, आनुवंशिक पदार्थ भी एक होगा, तो ये पक्की बात है, यह भी क्या होगा बेटा? स्वपरागण होगा। परागण ये भी होगा स्वपरागण। क्यों? बताओ बताओ बताओ, क्यों होगा स्वपरागण? दिखता लेकिन ये अलग टाइप का है, दिखता पर परागण है पर ये है स्वपरागण, है ना, ये भी स्वपरागण है। और ये जो है ये तो भाई पर परागण ही होगा, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी शॉर्टकट आपको बताया है, इसका डिटेल अभी एनसीईआरटी तुम्हारी खबर लेगी, पूरा डिटेल में पूछेगी, इसलिए पहले शॉर्टकट वाला थोड़ा पॉइंट पढ़ लो भाई कि ये कुछ होता है। चलिए फिर से आते हैं पॉइंट पे, अब फिर से स्टार्ट करते हैं कि इन सभी बातों को एनसीईआरटी ने कैसे लिखा है। स्वयुग्मन, ऑटोगैमी, ये ऐसा परागण है, एक ही पुष्प पे फोकस करना सीखो, एनसीईआरटी की लाइन पे फोकस करना सीखो, तब ही तुम्हें अच्छे अच्छे नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि अगर पूरे में पूरे नंबर चाहिए तुम्हें ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। एक ही पुष्प में परागकोश है, वर्तिकाग्र है, उनके बीच में परागकणों का स्थानांतरण हो गया, स्वयुग्मन हो गया। ऐसे में कभी 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 किन चीजों की आवश्यकता है? आवश्यकता सुनो, यहां पर प्रश्न सुनो। अब एक बात बताओ यार, आपस में पुष्पों के बीच में परागण होना है तो क्या जरूरी है? एग्जाम्पल के लिए मान लो घर में पुष्प है, मतलब जैसे मान लो कि एक गाय है और एक बछड़ा है, ठीक है, एक गाय से दोनों पैदा हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में क्रॉस करने के पीछे संबंध क्या होगा कि दोनों यार समय से जनन योग्य हो जाए।
तो यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर आपको एक ही पुष्प में परागण करना है तो आप में समकालिकता की बहुत आवश्यकता होती है। समकालिकता का मतलब होता है कि जब, यार देखो, परागकण भी कितनी मेहनत से बनता है, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन करना पड़ता है ना। तो ये प्रक्रिया अगर दोनों एक साथ हो जाए तब तो बढ़िया है, तब कर लेंगे, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे। तो स्वपरागण करने के लिए समकालिकता की आवश्यकता है, तथा दूसरी बात, एक दूसरे के पास में होना चाहिए। नीट के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट पकड़ने पड़ते हैं कि यार एक बात बताओ, स्वयुग्मन के लिए कौन कौन सी शर्त है। मैं स्वयुग्मन करने को तैयार हूं, लेकिन शर्त क्या है? समकाल परिपक्वता, टाइम से एक साथ एक जैसे परिपक्व होगे तब काम हो पाएगा। और दूसरी बात, एक दूसरे के पास पास में रहो तब ना होगा, दूर दूर रहोगे तो कहां से स्वयुग्मन वगैरह होगा। ये बात हो गई। आ गए दूसरी बात पे। चलो, अब ये जो स्वपरागण है, स्वयुग्मन, इसके पुष्प भी दो प्रकार हो सकते हैं। इसके पुष्प भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? या तो पूरी तरह से ढका हुआ या तो खुला हुआ। अब ये क्या बात हो गई गुरुजी? सोचो, अगर पूरी तरह से ढका हुआ पुष्प है तो वो सिर्फ स्वपरागण करेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। उसके पास चांस, कुछ ऐसे पौधे हैं जो जीवन में सिर्फ स्वपरागण कर सकते हैं। रीजन ये है, पूरी तरह से क्लोज्ड है, वो ढके हुए हैं, तो उनके पास पर परागण करने का ऑप्शन नहीं है, वो बाहर जा ही नहीं सकते, वो ढके हुए पुष्प। ये बंधुआ वाले समझ लो, इनको तो करना ही पड़ेगा स्वपरागण। अब अगर एक पुष्प खुला हुआ है, उसका वर्तिकाग्र भी खुला हुआ है, उसका पुंकेसर भी खिला खुला हुआ है, तो मन है तो कर लिया स्वपरागण, मतलब अगर सभी चीज समय से परिपक्व हो गई तो स्वपरागण कर लिया, अदरवाइज वो पर परागण भी कर सकता है। तो यहां पर एक कंडीशन आती है, उसी कंडीशन को समझना है। देखिएगा, स्वयुग्मन का पहला प्रकार है अनुन्मीलीय परागण। अब अनुन्मीली परागण में तुमसे पूछा जाता है कि क्या है भाई, तो अनुन्मीली परागण में बोल सकते हैं आवृत्त। आवृत्त मतलब होता है ढका हुआ पुष्प, ढका हुआ पुष्प। ठीक है, तो ढका हुआ पुष्प जब होगा, तो एक बात बताओ, जब पूरी तरह से सब कुछ ढका हुआ है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने ये पुष्प बना दिया, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, ये मैंने वर्तिकाग्र बनाया, ये अंडाशय वगैरह बन गया और ये पूरी तरह से पैक है, तो क्या चांस है कि कोई दूसरा आ सकता है इधर? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। तो यहां पर याद रखना, सिर्फ स्वपरागण ही होगा, सिर्फ स्वपरागण होगा, सिर्फ स्वपरागण होगा। इनमें ऑप्शन ही नहीं है कि ये पर परागण कर पाए, सिर्फ स्वपरागण होगा। ये कहानी आती है, एग्जाम्पल पूछा जाएगा वियोला और मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। जेनेटिक्स में आपके ये बहुत काम आने वाला है। ये दोनों ढके हुए रहते हैं, हमेशा स्वपरागण ही करते हैं। ये अनुन्मीली परागण है, याद रहेगा। चलिए दूसरी बात पे आते हैं बेटा। एक और आता है चैस्मोगेमस, उन्मीलीय परागण। क्या कहते हैं हम इसे? उन्मीलीय परागण, उन्मीलीय परागण। उन्मीलीय मतलब क्या है भाई? उन्मीलीय परागण का मतलब होता है परागण, ठीक है। उन्मीली परागण मतलब होता है अनावृत। अनावृत का मतलब होता है खुला हुआ है, अनावृत पुष्प। अब जब खुला हुआ पुष्प है, ओपन फ्लावर है, तो उसका एग्जाम्पल आता है कैथरेंथस। और कैथरेंथस का मतलब ये होता है कि यह पर और स्वपर परागण भी कर सकते हैं, पर परागण भी कर सकते हैं। ये स्वपरागण है, इनके पास क्षमता है, करना चाहे तो स्वपरागण करें और करना चाहे तो पर परागण भी कर सकते हैं। वो देखिए हो ना, कुछ लोग होते हैं भाई जिनमें लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है, तो यही है वो भाई साहब, खुले हुए हैं। तो ये कभी कभी जो है वो कर सकता है, ये पर परागण कर सकता है, ठीक है। इसका एक ऑप्शन है कि ये कर सकता होगा, ठीक है। अब एक अगला पार्ट आता है सेकंड पॉइंट पे, जिसे अपन कहते हैं बेटा सजात पुष्पी परागण, कैटनोगैमी। अब ये क्या है भाई? कैटनोगैमी ऐसी कहानी है जहां पर पौधा तो एक ही है, ठीक है, पादप एक ही है, पौधा एक ही है, पर पुष्प अलग अलग है। तो पुष्प अलग अलग है, तो मतलब दिखता तो ये ऐसा है कि मतलब यार ये इधर से आ रहा है, इससे दूर से आ रहा है, किसी कोई लेकर आ रहा है, तो दिखता ये पर परागण है। किसी न किसी कारक की वजह से आ रहा होगा, कोई ना कोई एजेंट इसमें आ रहा होगा, कारक लग रहा होगा, लेकिन है ये स्वपरागण। पर है ये स्वपरागण, क्योंकि
है ये स्वपरागण, क्योंकि परागण का आनुवांशिक पदार्थ समान होगा ना, एकदम समान होगा। जैसे कुकुरबिटा हो गया, खीरा हो गया, ये एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये गैस्ट्रोनोमी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसा है, तो बताना यार कि ये जो है ना है स्वपरागण ही है, पर दिखता पर परागण जैसा है, क्योंकि इसमें एक एजेंट चाहिए, कोई तो ले जाएगा यार, हवा पानी कोई ना कोई तो लेके जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट परनिसेशन ज़ैनोगैमी, इसमें पुष्प ही अलग अलग हैं, पौधे ही अलग अलग हैं, तो ये परपरागण ही कहलाएगा। तो भिन्न पादपों के बीच में होगा तो ये परपरागण है, इसमें समय आनुवांशिक भिन्नता होती है, दैट्स वाई इसमें नए नए प्रकार की कहानियां निकल कर आती हैं। और ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। सो मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से दिमाग में बैठ गया होगा। बड़ा पार्ट है लेकिन दिमाग में बैठना चाहिए, और अपन नेक्स्ट क्लास में फिर और भी आसानी से फटाफट चीज़ों को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, होप सो वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सबको बताइए नीट के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, बाय।